हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और नए साल में हम लोग नए मैगज़ीन की शुरुआत कर रहे हैं और ये नवंबर मंथ की मैगज़ीन है। और नवंबर मंथ की मैगज़ीन के साथ ये नए साल की शुरुआत है हम लोगों की क्लासेस की। और नए मंथ की जो मैगज़ीन है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोग आज पहले टॉपिक को पढ़ेंगे आज। और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत शानदार टॉपिक्स हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप डेली आधे घंटे की क्लासेस जो है करते रहिए। तो इसमें आधे घंटे क्लासेस में ही सारी जो मैगज़ीन है वो लगभग हम लोग 20 से 21 क्लासेस में कंप्लीट कर लेते हैं। आप रिकॉर्ड है और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर मंथ की मैगज़ीन में शुरू कर रहा हूँ। अक्टूबर तक की सारी मैगज़ीन्स जो हैं वो मात्र 21 क्लासेस में ही कंप्लीट कर लेते हैं। और ये क्लासेस कितनी होती हैं? मात्र आधे घंटे की होती हैं, हाफ एन आवर की होती हैं। ठीक है, तो इसमें तय सीमा में ये मैगज़ीन कंप्लीट हो रही है। तो आप हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हैं, एक भी चीज़ इसमें से छूटता नहीं है। तो न्यूज़ में क्यों है? चुनावी फंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। चुनावी फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग जो है ये इस पे आर्टिकल दिया हुआ है। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इससे चुनावी जो बॉन्ड हुआ ना, जो भी चुनावी बॉन्ड्स थे उसके जरिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको पैसा जो मिला, धन मिला, दान मिला, योगदान मिला, जो भी कुछ मिला उसका डेटा पेश करने का निर्देश दे दिया है। इसके लिए क्या है, 30 सितंबर 2023 तक का डेटा मांगा गया है। ये बात यहाँ पे की गई है। ये तो नवंबर मंथ्स के मैगजीन है, तो नवंबर मंथ्स में चीज़ें जो घटनाएं घटी होंगी, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उससे चुनावी बॉन्ड के जरिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिले थे, डेटा मिले, धन मिले था, उसका डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ये न्यूज में है बात। अब इससे अन्य मुद्दे उभरेंगे, इसलिए जो है ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी जो तथ्य हैं कुछ वो देख लेते हैं कि तथ्य क्या है। कि जो अन्य फैक्ट्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने जो एक अंतरिम निर्देश था उसका, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बोला गया था कि अभी सभी जो भी इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो 30 सितंबर 2023 तक जो है डेटा पेश कर दे। ठीक, अब क्यों, किस पर? EDR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक संस्था है। इसकी जो है ये क्या करती है, ये चुनाव संबंधी जो भी डेटा, पैसा खर्च हुआ कितना, कौन सारी चीज़ें जो है ये इसका हिसाब किताब रखती है संस्था। EDR के रिपोर्ट्स को आप देखते होंगे बार बार कोट करना पड़ता है, कहीं न कहीं आर्टिकल्स आएंगे तो उसमें EDR कोड रहेगा, इसके अनुसार ये चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे में इसी की याचिका थी इस पर। 2019 में चुनावी बॉन्ड जब हुआ था उसके खिलाफ इसकी एक याचिका थी। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दल जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको द्वारा चुनावी जो बॉन्ड था उस पर डेटा पेश करने का निर्देश दे दिया था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या हुआ था, 105 दलों से जो है ये स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। अभी जो हाल ही में स्टेट बैंक है, तो आप जान सकते हैं कि जो भी चुनावी बॉन्ड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस एक ही ब्रांच में वो उसकी खरीद और बिक्री हो सकती है और वहीं से संचालित होते हैं, वो थे स्टेट बैंक। ठीक है, तो स्टेट बैंक ने खुलासा किया कि केवल 25 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे भारत में, मात्र 25 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए जो बैंक खाते हैं वो खोले हुए हैं। ये बात यहाँ पे तथ्य में है। ठीक, तो ये बात है कि आखिर जो चुनावी बॉन्ड्स हैं तो आखिर इस मतलब ये समस्या क्या है? क्यों भाई पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, पर ये क्यों समस्या है? ये बार बार इस रिकॉर्ड क्यों जा रही है, रिकॉर्ड क्यों मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्या इसमें दिक्कतें हैं? चुनावी बॉन्ड्स होते क्या हैं? ठीक है, इस पे सवाल बने हैं, यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, इस पर सवाल बना है प्रीलिम्स में चुनावी बॉन्ड्स पे, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है 4 साल से, रहा है 4-5 साल से। तो इसकी शुरुआत जो है अब कैसे की गई थी इसके बारे में थोड़ा सा चुनावी बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। चुनावी बॉन्ड्स होते क्या हैं कि ये इनकी शुरुआत 2017-18 में हुई थी। 2017 और 18 में इसकी चुनावी बॉन्ड्स की, इलेक्शन बॉन्ड्स की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब इसमें ध्यान देना है कि जो ये होते क्या है। मान लीजिए कि मैं एक कोई कॉर्पोरेट संस्था हूँ ए, मेरा नाम ए है और मैं बी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनावी बॉन्ड देना होता है। तो जो बी को क्या होता है, जो भी मिलने वाला ब्याज रहित होता है, यानी कि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी पैसा दूंगा मैं, जो भी दान करूंगा उस पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, नो इंटरेस्ट। और ब्याज मुक्त क्या होते हैं, या ब्याज मुक्त लिखत होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। होता क्या है कि इससे कोई भी भारत का नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, ये बात को आपको ध्यान देना है। यही प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन जाएगा और यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्याज रहित होते हैं, ये मतलब मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ब्याज मुक्त मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, भारत का कोई भी नागरिक हो, एनी पीपल,
या भारत में कोई भी निगमित या स्थापित कंपनी या संस्था होगी, वो क्या कर सकती है, इस बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकती है। ठीक, अब ये होता क्या है कि जो ये खरीद लेंगी जब डिजिटल फॉर्म में या चेक के रूप में, फिर इन्हीं को जो है वो किसी राजनीतिक दल को दे देगी। ठीक है, अब क्या है इसमें ध्यान देना है आपको कि चुनावी बॉन्ड के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक, आपको बताया ना मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके लिए प्राधिकृत है, ये इसको चुनावी बॉन्ड बेचेगा। ये लोग करेंगे क्या, मान लीजिए मुझे ऑनलाइन नहीं लेना है, ऑफलाइन लेना, मैं किसी भी स्टेट बैंक के ब्रांच में जाऊँगा, वहाँ मैं मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को A को। ठीक है, तो उस पार्टी के लिए मैं उस पार्टी के नाम पर मैं उसका 1 करोड़ रुपये का मैं चुनावी बॉन्ड खरीद लिया और मैं उस लाकर सीधे जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे दूंगा। यही उस बॉन्ड को वो पार्टी जाएगी बैंक में, उसको जमा करेगी और वो 1 करोड़ रुपये निकाल सकती है, अपने पार्टी फंड के रूप में अपने खाते में जमा करा सकती है। यही जो है चुनावी बॉन्ड है। ठीक, अब होता क्या है इसमें और देख लीजिए, जो स्टेट बैंक है इसको क्या है, इन्हीं द्वारा 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये का रेंज, मतलब जैसे नोट होता है ना कि इसे 500 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, फिर इसके बाद आपका 20 का हो गया, 50 का हो गया, 10 का हो गया, उसी तरह से बॉन्ड्स भी होते हैं, उनका रेंज होता है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, इतने ही के रेंज में बेचे जाते हैं। अब एक बात है कि जो भी KYC नियम के पालन जो किया जाएगा जिस खाता को, उसी खाते के जरिए खरीदा जाएगा। कोई भी व्यक्ति कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। अब यही ध्यान देना है, स्टेटमेंट में UPSC कहाँ फंसाएगा, कितनी भी संख्या में, मतलब आपको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है आप खरीद लीजिए, जाइए। ठीक है, अब होता क्या है, ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में 10 दिन की अवधि के खरीद के लिए उपलब्ध रहते हैं। होता है देखिए जनवरी में, ठीक है, हो गया अप्रैल में, ठीक, जुलाई में और अक्टूबर में, यानी और ये 4 में मात्र कितने 4 महीने, 4 महीने में 10 दिन की अवधि के लिए, मतलब 10 दिन के लिए इनका बॉन्ड्स खुलता है और ये क्या होते हैं, खरीद के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, 4 महीने सिर्फ, क्योंकि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। इसका लाभ क्या होता है कि जो इससे लाभ ये होगा कि क्या होता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो औपचारिक बैंकिंग के माध्यम से चंदा या दाल जो है इसका प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं, जिससे क्या होता है पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, ये बात की जाती है। ठीक है, इसका कोई क्या कर सकता है, सरकारी अधिकारी द्वारा ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है, दानदेता होगी, अब उस पर नाम तो लिखा नहीं होगा, वो बॉन्ड्स होंगे, वो बॉन्ड्स को अब उस पर नाम नहीं लिखा होता है, इसलिए क्या होगा, उनका पहचान, गोपनीय पहचान बनी रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर राजनीतिक जुड़ाव मान लीजिए मेरा B पार्टी से है, तो A पार्टी वाले नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने किसको दिया या नहीं दिया। ठीक है, सभी जो चेक होंगे, सभी जो लेन देन होंगे वो चेक होंगे या तो डिजिटल माध्यम से इसमें किया जाएगा। ठीक है, हालांकि क्या है, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन बात क्या है, ठीक है, इसमें बात ये है, ये चिंता का कि इसमें पारदर्शिता का सबसे बड़ा अभाव है। पारदर्शिता का सबसे बड़ा अभाव है फंड का सोर्स के बारे में। ठीक है, फंड का सोर्स क्या है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, इसकी नेचर इसका ऐसा है इस बॉन्ड का कि ये क्या करता है कि आर्टिकल 19(1)(a) इसके तहत जो है RTI का जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान लीजिए फंड कर रहे हैं, ठीक है, फंडिंग कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी देश की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करने जा रही है या उसका महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, पॉलिसी लेवल पे आपका भविष्य तय करने जा रही है, और उस पार्टी को किसने पैसा दिया है इसके सोर्स नहीं पता है, या उसके बारे में ये क्या है कि उसको सूचना के अधिकार के दायरे में उस पैसे को नहीं लाया गया है कि किस व्यक्ति ने दिया, कहाँ से आया, कितना है, तो ये क्या है, खतरनाक ट्रेंड है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। ये इसी चीज़ का ये क्या करती है, उल्लंघन करती है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि दानकर्ता का नाम छुपाने से क्या होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत जो होगा उसके साथ समझौता हो सकता है। शेल कंपनियों का, जो सेल कंपनीज होती हैं, जो फर्जी कंपनीज होती हैं, सेल कंपनियां ये होती हैं कि मान लीजिए कि कोई एक निश्चित पता है, उस पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वास्तविक तौर पे वो वहाँ कंपनी मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उस पर फर्जी लेन देन के लिए उस कंपनीज को एक डमी कंपनी के रूप में बनाया गया, वही सेल कंपनीज होती हैं। उनका क्या हो सकता है, राजनीतिक दलों को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस पर क्या है, क्योंकि इन पर से क्या है कि 7.5% वार्षिक लाभ की सीमा हटा दी गई है। ठीक, और भारत में स्थित विदेशी कंपनियों की जो सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरीज अलायंस कंपनियां हैं, उनको भी दान करने की अनुमति दी गई है। तो इससे क्या है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक तरह से भ्रष्टाचार ही हो सकता है, पारदर्शिता की कमी हो सकती है, जवाबदेहिता की कमी है यहाँ पे, और साथ साथ क्या है, ये एक डेमोक्रेसी में
ये एक बहुत बड़ा लूप होल का कारण बन सकता है। ये सारी समस्याएं ही हैं। इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट की भी चिंतित है और इसने अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है ब्यौरा मांगा है। ठीक है, अभी वर्तमान में चुनावी फंडिंग की स्थिति क्या आपने देख लिया। तो जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने चुनावी फंडिंग पर डेटा जारी किया। इसके अनुसार क्या है कि 2004 और 5 और 2014 और 15 के बीच में क्या है, 11 वर्ष की जो अवधि थी उसमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, कुल आय का जो स्रोत था ना, सोर्स, उसमें क्या था 70% जो हिस्सा, 69 मान लीजिए 70 ही हो गया, ये क्या था, ये अननोन था, मतलब ज्ञात ही सोर्स नहीं था कि सोर्स कहाँ से पैसा मिल रहा है। इस पर सिर्फ और 23.274% क्या है, ज्ञात स्रोत है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की हाल है, ये देख लीजिए, एडीआर का रिपोर्ट्स है। ठीक है, अब चुनावी फंडिंग से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, जब चुनावी फंडिंग से जुड़ी समस्याएं क्या हैं ये चीज़ हम जानते हैं। तो चुनावी फंडिंग से जुड़ी समस्याएं ये हैं कि अत्यधिक खर्च होता है। इससे 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो अब तक का सबसे महंगा ये माना जाता था कि सबसे महंगा चुनाव हुआ था, क्योंकि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार क्या हुआ कि 2019 के चुनाव में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ऐसा माना जाता है। पर ये आंकड़ा लाखों करोड़ों रुपए में जाता है, करीब करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये ऐसा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दावा करते हैं लोग, और ये सामने दिखा था उस वक्त की। इतना भारी भरकम पीआर और मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट से लेकर के, प्रचार मैनेजमेंट से लेकर के, और जो पैसे बांटे जाते हैं सब चीज़ें ये आंखों के सामने होता है। बट क्या ही कर सकते हैं आप। समान अवसर की ये क्या करती है, ऐसे में जब इतना धनबल का जब प्रयोग बढ़ेगा चुनाव में, तो क्या होता है, समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता चुनाव में। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि जो छोटे राजनीतिक दल हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, उनको क्या है, उनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा उनको चुनाव में खड़े होने का या फिर उनको चुनाव लड़ने का। नगद लेन देन, अब होता क्या है कि जो बड़े पैमाने पे जो चुनावी फंडिंग होती है वो कैश नगद लेन देन के माध्यम से होता है। इसलिए क्या है कि जो सोर्स है उसका पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। आपने देखा ना कि 69% यानी 70% जो धन है उसका सोर्स का हम लोगों के पास कोई पता नहीं है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, पारदर्शिता में जो है वो कमी आती है। अब क्या होता है, वर्तमान नियम के अनुसार क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको 20,000 रुपये से कम के जो सभी दान होते हैं उसको उजागर करना ही नहीं है। ठीक है, ये मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़ आप जानते हैं, कॉर्पोरेट जगत और राजनीतिक दलों में कितना काफ़ी अधिक गठजोड़ होती है। और मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है, चंदा देता है, बदले में क्या होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती हैं या अपने सरकारों में आती हैं, तो पॉलिसीज़ जो इश्यूज़ करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, उनके फेवर में होती है। इसीलिए आप जानते होंगे कि जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके हितों का संरक्षण जो है वो सरकार करती है। अब इस प्रकार का जो वित्त पोषण होता है उसका प्रभाव क्या होता है, तो काले धन के प्रसार में वृद्धि होगी। ठीक है, जो अभी ऐसा होता क्या है कि जो आप पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे जिससे क्या है चुनाव का खर्च स्वयं उठा सके। इसके लिए क्या है, स्वच्छ जो छवि वाले जो लोग होते हैं, जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वास्तविक तौर पे, जो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है चुनाव में। अवसर की समानता को कम करता है और राजनीति का अपराधीकरण जो है इससे बढ़ता है, आप इसको जानते होंगे। तो ऐसे में क्या है, आगे की राह में ये हमें करना क्या चाहिए, तो होना ये चाहिए, आप देखिए कुछ चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है कि होना क्या चाहिए कि जो चुनावों का क्या है, राज्य द्वारा स्टेट फंडिंग हो। ये स्टेट फंड आप अगर मेंस में अगर लिखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनावी फंडिंग पे अगर सवाल आ गया, चुनावी बॉन्ड्स पे आ गया, या फिर जो है राजनीति के अपराधीकरण पे सवाल। राजनीति का अपराधीकरण पे मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल था सितंबर मैगजीन में या फिर अगस्त मैगजीन में, मैंने उसको बहुत अच्छे से कराया, उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो एक बेंचमार्क, उसको आप देखिएगा ज़रूर। तो अभी अगर मान लीजिए चुनावों का राज्य द्वारा जो वित्त पोषण की स्टेट फंडिंग, मतलब क्या हो कि जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी 1998 में आई थी, इसको आपको प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान देना है और मेंस के लिए ध्यान देना है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ये आई थी 1998 में। ये क्या बोली थी, इसने बोला था कि जो भी अभी इसमें अलग अलग समिति थी ना, इसमें बोला था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो आर्थिक रूप से क्या है कमज़ोर हैं, जिनके पास फंडिंग नहीं है, उनको ले गया हो कि सरकार जो है, ये चुनाव आयोग क्या करे कि ये स्टेट फंड करे उनको चुनाव लड़ने के लिए, मतलब स्टेट फंडिंग हो उनके द्वारा, मतलब राज्य खुद को क्या करे, वो चुनाव आयोग जो है उनको लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य जो है पैसा दे। जो कमज़ोर पार्टीज़ हैं, जो बड़ी पार्टीज है, जिनको फंड मिल रहा है, जिनको पास सब संसाधन है, तमाम चीज़ें हैं, उनके ये तो कोई समस्या नहीं। पर जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो छोटे कमज़ोर दल हैं आर्थिक रूप से, उनको जो है राज्य जो है उसको फंड करना चाहिए, ऐसी बात की गई थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी द्वारा। ठीक है, पारदर्शिता करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो भी दानदाताएं हैं उनका विवरण जो है वो
आरटीआई के तहत लाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है पब्लिक डोमेन में वो आए। ऐसा क्या है कि ऐसा प्रावधान नेपाल में है, यूएसए में है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत भी क्या है कि पश्चिमी देशों का अनुकरण करता है, कि अब तुलना करते हैं हम लोग कि इन देशों में ऐसा है तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रावधान भी है, इसको भी आप लोग लागू करिए, ठीक है। सक्रिय होकर क्या करना चाहिए, प्रकटीकरण पर बल देना चाहिए। मतलब क्या है, यदि क्या है कि दलों को जो सभी प्रकार के दान होते हैं 20,000 से रुपये का कम हो या अधिक हो, उसकी क्या है, और सदस्यता शुल्क हो, इसको क्या करना चाहिए, आयकर विभाग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ क्या करना चाहिए कि अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी अनुसूचियों में उसको घोषित करना चाहिए, ठीक है। कैग या इलेक्शन कमीशन के उसे कोई भी प्राधिकृत संस्था उसके द्वारा जो है ऑडिट होना चाहिए इस बात की। इससे क्या होगी, जो फाइनेंस में पारदर्शिता आएगी और जो है वित्त जवाबदेहिता और वित्त पोषण में भी जो है आप लोग जवाबदेहिता महसूस कर पाएंगे। टैक्स छूट होना चाहिए। अब होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश कर दिया कि टैक्स छूट केवल उन्हीं दलों को मिलना चाहिए जो क्या है लोकसभा या विधान चुनाव लड़ते हैं और सीटें जीतते हैं, ठीक है, ऐसी बात की गई है। तो अभी क्या करना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि ये क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो जाने से क्या होगा कि जो लोकतंत्र और चुनाव और राजनीतिक दलों में ये पारदर्शिता और मजबूती आएगी, ताकि क्योंकि सभी प्रकार की जानकारियाँ जो है वो प्रदान कर सकेंगे। तो ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है, ये आर्टिकल कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी चुनावी सुधार के बारे में जो अगर अधिक आपको पढ़ना है तो ये आप स्कैन करिएगा विजन एस के इस पर QR कोड को और पढ़िएगा, बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। अभी दूसरा आर्टिकल आता है चुनावी साक्षरता, इलेक्टोरल लिटरेसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्या है कि चुनावी साक्षरता को लेकर के क्या है कि देश भर में स्कूलों तक जो है इसको ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय जो है ना उसके साथ क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है क्या, किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। और ये स्कूलों के शिक्षा मंत्रालय के लिए स्कूलों को ले जाने के लिए स्कूलों में इस चुनावी साक्षरता को शिक्षा मंत्रालय के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने MOU को साइन किया। इसकी विशेषताएं क्या है कि इसका उद्देश्य यह है कि जो भी स्कूल है ना उसमें 6 से 12 तक जो है जो भी सिलेबस है उसमें मतदाता शिक्षा, ठीक है, मतदाताओं की शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। अब ये इलेक्टोरल लिटरेसी होती क्या है, सरकार के बारे में जानकारी देना, ठीक है, प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना जो भी देश सामना कर रहा है, लोकतंत्र का क्या महत्व होता है उसका ज्ञान देना, ठीक, महिलाओं और पुरुषों के जो समान अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी देना, ये सारी चीज़ जो होती हैं वो आपके इलेक्टोरल लिटरेसी में शामिल होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो अभी स्कूलों और कॉलेजों में क्या है कि चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित करने से क्या होगा कि जो राज्य शिक्षा विभाग है उसके भीतर भी जिम्मेदारी की भावना का बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी रूम बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान देना, डेमोक्रेसी रूम। इसका उद्देश्य क्या होगा कि मतदाता शिक्षा सामग्री का प्रदर्शन करना है और जो चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा उसकी जो है गतिविधियों का करना है वहाँ पे आयोजित करना है। अभी NCERT क्या करेगी, जो इलेक्टोरल लिटरेसी है उसके कंटेंट शामिल करने के लिए क्या करेगी, पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत और अपडेट करेगी, यानी उसमें सब चीज़ें जोड़ी जाएंगी और ये राज्य शिक्षा निर्देशक बोर्डों और अन्य बोर्ड को भी इसका पालन करने का बात करेगी, ठीक है। ये बात होती है। अभी इसका महत्व क्या है, इससे क्या होगा, बच्चों में जो है चुनावी और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। और क्या मिलेगा कि इससे भी भारत जैसे विविधतापूर्ण में बिना किसी बाधा के चुनाव कराने में मदद मिलेगी, मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र और नैतिक रूप से भाग लेने के लिए कारण जो है लोकतंत्र और मजबूत होगा। ऐसी बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। तो अन्य पहले कौन कौन सी की गई हैं, तो अन्य पहले ये की गई हैं कि ये है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम। ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम है। मतदाता शिक्षा प्राप्त करना, मतदाताओं को भी जागरूकता बढ़ाना और जानकारी देना, ये सब इसका मुख्य लक्ष्य है। चुनावी साक्षरता क्लब क्या है, स्वीप के अभियान के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर के संस्थानों में ELC स्थापित कर रहा है, मतदाता साक्षरता क्लब, ठीक है, ऐसी बात कर रहा है। इसमें क्या होगा कि ये जो है स्कूली बच्चों को इलेक्टोरल लिटरेसी के जरिए क्या कर इसको शामिल करने का एक मंच है, जो अनेक रुचिकर गतिविधियां होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें चुनावी पाठशाला आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाएंगी। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि हमें ये करना चाहिए कि शिक्षकों का प्रशिक्षण हो ताकि छात्रों को प्रभावी ढंग से उनको जो है प्रशिक्षित कर सकें, अभियान चलाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की जाए, NGOs और ग्राम सभाओं को जो है समन्वय स्थापित करके इसको लागू किया जाए, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है रणनीतिक योजना है चुनावी साक्षरता के लिए 2016 से 2025 तक की, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल एक कम्प्रहेंसिव रूप से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है।
अब दूसरा आर्टिकल है रोल ऑफ गवर्नर्स। रोल ऑफ गवर्नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये आपका समझ लीजिए GS2 में सीधे सीधे जो है ये टॉपिक मेंशन है, GS2 में सीधे सीधे मेंशन है रोल ऑफ गवर्नर्स। रोल ऑफ गवर्नर्स पे इतनी बार ये प्रीलिम्स में समझ लीजिए 10 बार और मेंस में समझ लीजिए कम से कम हर साल एक ना एक सवाल गवर्नर पे होता ही होता है। तो ऐसे में ये टॉपिक जो है एकदम हॉट टॉपिक है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। सवाल क्यों उठा इस पर, और ये मुद्दा इसलिए न्यूज़ में रहा कि हाल ही में क्या है केरल, तमिलनाडु और पंजाब में जो भी क्या हुआ कि ये जो राज्य है इसमें विपक्ष की सरकारें हैं और इन सरकारों ने जो है कुछ कानून पास किए, कुछ विधेयकों को पास किया अपने यहाँ वहाँ पे विधानमंडल में, ठीक है। और वहाँ पास करने के बाद क्या हुआ कि राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे वो विधेयक जो है वो लंबित हैं। तो ये केरल, तमिलनाडु और पंजाब क्या है अपने लंबित विधेयकों को लेकर के अपने अपने जो राज्यपाल हैं अपने राज्यों में उसके क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत मजबूती से उभर के आया कि आखिर जो है रोल ऑफ गवर्नर क्या है। तो केरल सरकार ने क्या बोला, विधानसभा द्वारा ये भी तथ्य वो देख लीजिए कि केरल सरकार ने विधानसभा द्वारा जो भी 8 विधेयक पारित हुए थे उसमें राज्यपाल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, ठीक है। तो इसमें से कुछ विधेयक क्या है कि राज्यपाल के पास 2 वर्ष से अधिक समय से अधिक लंबित हैं केरल सरकार के। पंजाब में क्या कि राज्यपाल ने 3 विधेयकों को रोक दिया था, ये भी एक मुद्दा है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में बोला कि जो राज्यपाल है उसने 12 से अधिक विधेयकों को मंजूरी नहीं दिया है और वे लंबित पड़े हैं। साथ ही कई मामलों में क्या है कि जो राज्यपाल क्या कर रहे हैं जांच को CBI को ट्रांसफर करने की मंजूरी देने में भी देरी की जा रही है। ऐसे में रोल ऑफ गवर्नर पे ही सवाल उठा कि इतने सारे जो है विधेयक और पारित नहीं हो रहे हैं, राज्यपाल की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंजाब में राज्यपाल ने 3 धन विधेयकों को, ये भी आज समझ लिए धन विधेयक, आप जानते होंगे लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे धन विधेयकों का क्या होता है रूल और किस प्रकार से वो पारित होते हैं। यहाँ पे राज्यपाल ने रोक दिया था। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में बोला कि राज्यपाल क्या कर रहे हैं 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं और लंबित पड़े हुए हैं और ये CBI को केस ट्रांसफर करने में मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो थी इसको लेकर के सभी राज्यों ने इसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो ऐसे में क्या है कि राज्यपाल पद जो है उसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं क्या, उस पर बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जो बात की जा रही है ना उस पे ये जो है ये सबसे समझना महत्वपूर्ण है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके अलावा इनका रोल जो वर्तमान में व्यवहारिक तौर पर क्या है और ये व्यवहारिक तौर पर ये समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं। यही समस्या और इसके समाधान के बारे में जो है UPSC बार बार सवाल जो है ट्रेंड में यही है कि इसी पूछता है, ठीक है। तो विधेयकों के संबंध में विकल्प राज्यपाल के पास क्या है कि जो संविधान का आर्टिकल 200 है, सभी चीज़ को देख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के जो आर्टिकल 200 है उसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो गवर्नर होती है उसको सहमति लेना पड़ता है, ठीक है, सहमति लेना अनिवार्य होना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नर के पास कुछ विकल्प होते हैं, ठीक। गवर्नर के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, सभी लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया हुआ है। ये लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो फिर आप इसको स्किप करेंगे, नहीं वैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। तो गवर्नर को पास विकल्प ये होता है कि वो विधेयक को सहमति देगा, ठीक है। अगर वो सहमति देगा तो कानून क्या होगा, वो बन जाएगा, ठीक है, वो कानून बन जाएगा अगर विधेयक को सहमति दे दिया। तो विधेयक पर सहमति अगर रोक दे तो फिर क्या होगा, विधेयक जो है कानून बन नहीं पाएगा, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा। अगर जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना, इससे क्या होगा, यदि अगर जितनी जल्दी हो सके ये क्या होगा, विधेयक को पुनर्विचार हेतु जो भी विधायिका होगा उसको लौटा देगा। तो क्या होगा कि फिर से अगर यदि विधेयक को सदन द्वारा या संशोधन सहित द्वारा उसको फिर से पारित किया जाएगा तो राज्यपाल क्या करेगा, उसके समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत करेगा। तो क्या होगा, अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर लौटा देगा और फिर से विधायिका ने पास कर दिया या उसको संशोधन सहित पास किया या वैसे ही पास कर दिया तो भी क्या होगा, राज्यपाल के लिए जो है अनुमति देना वो क्या होगा, बाध्यकारी हो जाएगा एकदम, तो उसको देना ही देना है, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि संविधान जो है कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करता जिसके भीतर क्या है, राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह केवल क्या है, जितनी जल्दी हो सके पर जोर देता है। यही लाइन क्या कर रही है, जो विधेयक रोक रखे हैं ना जो राज्यपालों ने, यही लाइन बार बार जो है वो कचोट रही है, यही जो है डिस्प्यूट पैदा कर रही है। लिखा क्या है कि संविधान में कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये UPSC प्रीलिम्स पूछ सकता है, ये उसको ध्यान देना है कि
कोई ऐसी समय सीमा है ही नहीं जिसके भीतर क्या करना पड़े कि राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना पड़े। इसमें सिर्फ क्या बात है कि जितनी जल्दी हो सके, ये लिखा है ना, जितनी जल्दी हो सके। तो जितनी जल्दी हो सके लाइन क्या कर सकती है, ये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती है, इसलिए जो है यहीं पर राज्यपालों ने रोक रखा है। और क्योंकि अगर वापस कर देंगे तो फिर वो विधायिका में पारित वो तुरंत फिर से संशोधन सहित या संशोधन रहित पारित कर देंगी और राज्यपाल को जो है मंजूरी देना बाध्यकारी हो जाएगा, ये बात होती है। लेकिन इस पे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे में राज्यपालों ने रोक रखा है। और कहाँ पे, ये तीनों जगह विपक्ष की सरकारें हैं और राज्यपाल है वो क्या है, वो सेंटर पार्टी जो है, सेंट्रल जो केंद्र में पार्टी है बीजेपी, उसके पक्ष के उनके लोग हैं। तो ऐसे में ये जो है डिस्प्यूट क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई बन चुका है, इसी पे जो है ये मुद्दा है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए चौथा ऑप्शन क्या होता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर देना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है। यदि क्या है कि अगर राष्ट्रपति हो सकता है कि राज्यपाल को अपने संदेश के तहत क्या बोलेगा, विधेयक को राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश देगा। अगर ऐसा विधेयक फिर से पारित किया जाएगा जो मतलब विधानमंडल द्वारा, तो राष्ट्रपति के समक्ष उसको फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस पर राष्ट्रपति सहमति देगा या नहीं देगा, उस पर ऊपर विवेक पे है, उसके ऊपर कोई बाध्यकारी नियम लागू नहीं होते हैं। ये ऐसा बात है, ये लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, ये आर्टिकल 200 के तहत जो है ये मुद्दे हैं। तो अभी क्या होता है कि जो संवैधानिक प्रावधान क्या हो सकते हैं, अभी राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना, इसमें क्या है कि ऐसे मामले में विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति के तहत, राष्ट्रपति के समक्ष, जहाँ क्या हो कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पारित हो रहा हो वो राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग देखिए, प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर देखिए मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश की विधायिका है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, या केरल, मान लीजिए केरल है, केरल की विधायिका है, मान लीजिए केरल की जो राज्य सरकार है उसने कोई विधेयक पारित किया और वहाँ के राज्यपाल ने वो क्या कर सकती है, अगर वो वहाँ की जो विधेयक राज्य उच्च न्यायालय है, स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उसकी स्थिति को खतरे में डालेगा, या फिर जो है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो राज्य की नीति निषेध तत्वों का विरोध करने वाला होगा, या राज्य के देश के व्यापक हित के खिलाफ होगा, या अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का होगा, या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित होगा, तो क्या करेगा राज्यपाल की वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के जो विचाराधीन वो क्या करेगा, आरक्षित कर देगा। और ऐसा करना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य है। ये शब्द को ध्यान देना, उसको लिए क्या करना है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब अनिवार्य किसके लिए अधिक सबसे अधिक है कि अगर वो उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालेगा, अगर हाई कोर्ट के जो भी पावर्स हैं और जो भी जुरिस्डिक्शन है उसको अगर लांघ देगा, वो सीज विधेयक उसको क्रॉस करेगा, उसको लिमिट को क्रॉस करेगा, तो उसके लिए ऐसे में विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य किसके लिए है, वो राज्यपाल के लिए, कि वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर दे। ठीक है, राज्यपाल उन सारे विधेयक को भी आरक्षित करेगा जो क्या करेंगे, जो है कि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होंगे। ठीक, जो यानी अल्ट्रा वायरस होंगे, या फिर राज्य की डीपीएसपी जो है उनके डीपीएसपी के विरोध होंगे, व्यापक हित के भी खिलाफ होंगे, या अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व के होंगे, या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित होंगे। तो ऐसे में भी इन सबको जो है वो बांध देगा। अब आता है विवेकाधीन शक्तियाँ। एक राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान में विवेकाधीन शक्तियाँ भी आती हैं। आर्टिकल 163 इसमें क्या उल्लिखित है कि जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सहायता से क्या करेगा, सलाह से और सहायता से कार्य करने के लिए बाध्य है। ये बात कर रहे हैं आप, विवेकाधीन शक्तियाँ। आर्टिकल 163 में यह उल्लिखित है कि जो राज्यपाल होगा वो हमारे जो मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। ठीक, कुछ मामलों में वो अपने विवेक से कार्य करेगा। कौन कौन से मामलों में, यदि कोई प्रश्न उठेगा कि क्या राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करने को सकता है, तो उस संबंध में जो है राज्यपाल का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक, हालांकि जो अभी इसमें क्या है कि नामाब रेबिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे क्या करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करेगा, तो उसकी जो है जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा जो है उसकी की जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल चुका है कि अपने क्षेत्राधिकार से या शक्ति से परे विवेक का प्रयोग करेगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो राज्यपाल की भूमिका के संबंध में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं। ठीक, अब क्या है कि राज्यपाल की भूमिका संबंधी मुद्दे भी हैं। अब ये मुद्दे क्या हैं कि मुद्दे पहले देख लेते हैं कि मुद्दे ये हैं कि उसके बाद आगे की राह देखेंगे। ठीक, तो मुद्दे ये हैं कि बहुत सारे लंबित जो है निर्णय हैं। अभी कानून और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर क्या है, सहमति में देरी से क्या होता है, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है और संसदीय लोकतंत्र प्रक्रिया बाधित होती है। जैसे क्या है कि मान लीजिए विपक्ष का वहाँ सरकार है राज्य में, और वहाँ जो है केंद्र में दूसरी सरकार है, वहाँ अपने राज्यपाल वो अपने आदमी को भेजते हैं अगर केंद्र सरकार, तो क्या होता है कि वो बार बार जो है वो महत्वपूर्ण कानूनों पर, नियुक्तियों पर क्या करेंगे, अड़ंगा डालेंगे। तो इससे क्या होगा, संवैधानिक गतिरोध होगा, संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ चली जाएगी सब चीज़ें।
संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित होगी और अनेक सारे मुद्दे जो है यहाँ पर उभर कर सामने आएंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप देखेंगे तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसे में क्या है कि राज्यपाल पे जो है राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विवाद भी हुए हैं, विशेष रूप से सरकार के गठन और विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग के मामले में राज्यपाल के निर्णय क्या हो सकते हैं, वो संदेहास्पद हो सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल बहुत सारा यहाँ पे निर्णय जो है वो संदेहों के जो है परे नहीं होता है, वो संदेहों के घेरे में होता है। प्रशासनिक अकुशलता का जो यहाँ पे मुद्दा है, इसमें क्या है कि जहाँ राजनीतिक विशेष रूप से जहाँ राजनीतिक मतभेद हो वहाँ क्या होता है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति होती है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जहाँ दक्षिण के राज्य हो गया वहाँ पे हो गया। कभी कभी क्या है प्रशासनिक नियुक्तियों निर्णयों में भी गतिरोध का कारण बन सकता है। ठीक है, न्यायपालिका इससे क्या होता है, बोझ होता है। अब होता क्या है कि जब न्यायपालिका बोझ इसलिए होता है कि जो राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग होता है या उसके कार्यों में उत्पन्न होने वाले विवाद क्या होते हैं, नियमित रूप से कानूनी रूप से क्या करते हैं, चुनौतियों को बढ़ाते हैं और व्याख्याओं को उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होगा कि जो अब पहले से न्यायपालिका पे बोझ है वो अधिक बढ़ जाता है, कार्यभार बढ़ जाता है और ये समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे में क्या है, राज्यपाल की भूमिका के संबंध में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं और हाल में इन सारे निर्णयों को देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसआर बोम्बई वाद 1994 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल क्या करेगा, अपनी जो विवेकाधीन शक्ति है उसका उपयोग क्या करेगा, दुर्लभ और असाधारण परिस्थिति में ही करना चाहिए। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एकदम असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो या दुर्लभ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तभी जो है राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करना चाहिए। और राज्यपाल को करना चाहिए, राज्यपाल की जो व्यक्तिगत संतुष्टि होगी वो क्या होगी, वो भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। ठीक है, शमशेर सिंह वाद 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यपाल क्या करेगा, किसी भी विधेयक को सहमति से रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय क्या करेगा, अपनी जो है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। उसे क्या करेगा, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना कंपलसरी हो जाता है। ये बात बोला था। अभी हाल के निर्णय आए हैं, तो जो पंजाब राज्य का विवाद था ना, उसमें पंजाब राज्य वाला, उसमें क्या बोला, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय कर लेता है तो राज्यपाल को करना क्या चाहिए, राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेजना पड़ेगा। ठीक, ऐसे विधेयक को क्या करना, ऐसे में क्या कर सकते हैं कि ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। पंजाब राज्यवाद में 2023 का ये मामला है कि राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक इसको नहीं रखा जा सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत क्या है, केवल तीन विकल्प है, सहमति देना, सहमति को रोकना या फिर राष्ट्रपति के पास भेजना। अब इसके लिए क्या करेगा, इसमें से किसी भी विकल्प का उपयोग क्या करेगा, करने के बाद राज्यपाल किसी अन्य विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है। वाइस चांसलर जो है ये बात है 2023, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यपाल क्या बोलेगा, राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सांविधिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। ये बात को प्रीलिम्स ये अब यूपीएससी टारगेट करेगा 100%। ये बात को ध्यान लीजिए कि अगर क्या है कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जब अपनी सांविधिक क्षमता का कार्य कर रहा हो तो उसमें क्या बोलेगा, उसमें जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं होता है। ठीक है, तमिलनाडु जो राज्यपालवाद है 2023 वाला, इसी में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को क्या बोल सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेज देगा। तो राज्यपाल को उस विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। उसको राष्ट्रपति के लिए अगर आरक्षित नहीं रखना, उसको अनिवार्य है कि उसको सहमति देनी पड़ेगी अगर दोबारा विधायिका ने उसको पारित करके भेज दिया तो। ठीक है, ये सारे वादे हैं, इसको आप लोग बार और देखिएगा, बार बार देखिएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में करना चाहिए कि आगे की राह क्या है। आगे की राह के लिए बहुत सारे मेंस में आपको लिखने के लिए कंटेंट है। यहाँ पे सरकारी आयोग की बात है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था आप लोग कमेंट करिएगा। ये प्रीलिम्स में, ये लक्ष्मीकांत में दिया है। केवल असंवैधानिकता जैसे दुर्लभ मामलों के तहत ही क्या करना चाहिए, राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों के लिए राष्ट्रपति को विचार को आरक्षित करना चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग ने बोला था। ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर राज्यपाल को करना चाहिए अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करना चाहिए। ऐसे में ये बात सरकारी आयोग ने बोली थी। राज्यपाल के रूप में जो व्यक्ति होगा, नियुक्त व्यक्ति होगा, वो राज्य का बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन सरकारी आयोग की ही थी कि जो भी राज्य का राज्यपाल होगा वो राज्य के बाहर का व्यक्ति होगा। जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति तो होना चाहिए और राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात जो है स्टेटमेंट के तौर पर बन सकती है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करना कंपलसरी है।
ये स्टेटमेंट ना यूपीएससी दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन है कि राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और उसे केवल इस आधार पर पद से नहीं हटाना चाहिए कि केंद्र की जो नई सरकार है वो अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है, इस आधार पर इसका हटाने का भी कोई ग्राउंड नहीं है। पुंछी आयोग क्या है? मदन मोहन पुंछी आयोग। ये पुंछी आयोग कब आया था, इसको भी कमेंट करिए आप लोग। किस सन में आया था ये? कि राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए समक्ष उसकी जो प्रस्तुत विधेयक होते हैं उसके 6 महीने के भीतर क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। ये पुंछी आयोग ने बोला था। और राज्यपालों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रहें और किसी भी राजनीतिक विचार से तरफ होकर कार्य करें, ऐसा बात कहे जो पुंछी आयोग बोलता है। ठीक है। और साथ साथ ये पुंछी आयोग ने यह भी बोला कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित होना चाहिए और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से ही जो है उसे हटाना चाहिए। ये बात पुंछी आयोग बोल चुका है। ठीक है। वेंकटचलैया आयोग ने क्या बोला कि राज्यपाल को दैनिक प्रशासन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप रिकमेंडेशन को अपने मेन्स के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। आप वेंकटचलैया आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन को देख लिया। ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत के रिपीटिशंस ही हैं और जाहिर सी बात है कि आपको इसमें ध्यान देना ही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज की क्लास आधे घंटे की हो चुकी है और हमने लगभग 3 आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है और कल की क्लास में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे जो एफर्ट्स हैं उसके लिए आप लोगों को प्लीज़ कुछ ना कुछ जो भी जरूर अपने फीडबैक्स हैं उसको जरूर लिखना है। धन्यवाद।